राम प्रकाश, शो स्टार्ट करो यार। गुरुग्राम के एक स्कूल में 7 साल के बच्चे की लाश मिली। एक दिन के अंदर मामला नेशनल डिबेट बन गया। सुर्खियों से लेकर प्राइम टाइम तक सभी का एक ही सवाल था, दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का मर्डर किसने किया। इतने शोर की वजह से जांच करने वालों पर भी काफी दबाव था। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में स्कूल बस के एक कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि उसने बच्चे को सेक्सुअली हैरेस किया और फिर उसकी हत्या कर दी। मीडिया की ब्रेकिंग और डिबेट्स में यह एंगल खूब बिका, कंडक्टर ही दोषी जैसी हेडलाइंस के साथ। अब अगर आप इस भ्रम में हैं कि मामला यहीं खत्म हो गया तो आप गलत हैं। राम प्रकाश, मिल तो गया दोषी। अब क्या कोई वेब सीरीज बनाओगे इस कहानी पर, हैं? केस सीबीआई को मिला। बच्चे के मर्डर के लिए उसी स्कूल की 11वीं क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। इंक्वायरी में लड़के ने मर्डर की बात मानी और ऐसा करने की वजह यह बताई कि एग्जाम्स की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। अब वापस लौटते हैं उस कंडक्टर पर जिसे मीडिया डिबेट्स में पहले ही अपराधी घोषित किया जा चुका है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और अंतिम फैसला नहीं आया है, ऐसे में कंडक्टर की जिंदगी कैसी होगी। परिवार के लोग, मोहल्ले वाले और दोस्त पहले जैसा बर्ताव कर पाएंगे? क्या वो खुद कभी सामान्य हो पाएगा? केस पर मीडिया का डिस्कोर्स गलत नहीं था, पर आधे अधूरे तथ्यों के साथ ओपिनियन देना जितना गलत था उतना ही खतरनाक। अरे राम प्रकाश, बकर बकर ना करो, सीधा मुद्दे पर आओ। सोचिए कि एंकर जज बन जाएं, एक केस फ्रेम करें, उस केस का ट्रायल भी चलाएं और कुछ इस तरह बात करने लगें कि फैसला सुना रहे हों। मूर्खों के शास्त्रों में इस प्रक्रिया को मीडिया ट्रायल कहा गया है। इसके लिए एक फैंसी जार्गन भी है, कैंगरू कोर्ट। ऐसी कोर्ट जिसमें सबूत, गवाह और तथ्यों के मायने आर्यभट्ट का आविष्कार, मायने शून्य, अंग्रेजी में जीरो। पिछले कुछ सालों में हमने अनगिनत मीडिया ट्रायल्स देखे हैं। कुछ की यादें धुंधली हैं और कुछ याददाश्त के कैनवास से मिटाए नहीं जा सकते हैं। ऐसा ही केस था आरुषि हेमराज हत्याकांड, जिस केस में मीडिया ने सुपर जांच एजेंसी की तरह काम किया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हाईकोर्ट की एक बेंच ने कहा था। 14 साल की लड़की की हत्या ने न जाने कितनी थियरीज को जन्म दिया। फर्ज कीजिए कि एक लड़की का मर्डर हुआ और आरोप लगाया जाए नौकर पर। एक दिन बाद नौकर की लाश मिले, तब गुनहगार बनाया जाए लड़की के माता पिता को। अंतिम फैसला आने से पहले मीडिया ट्रायल्स में माता पिता अपनी बेटी के हत्यारे घोषित हो चुके थे। स्टोरी का बज एलिमेंट कम न हो, इसके लिए आरुषि और हेमराज के बीच फिजिकल रिलेशन का एंगल भी बनाया गया, यानी 14 साल की लड़की के कैरेक्टर को भी कटघरे में खड़ा किया गया। सालों बाद यह थ्योरी भी खारिज कर दी गई और इतना कुछ तब हो रहा था जब इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी। इस हाई प्रोफाइल मामले में हुए मीडिया ट्रायल्स का शोर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तब 3 जजेस की एक बेंच ने कहा, मीडिया ने इस केस में सुपर जांच एजेंसी की तरह काम किया, जिसकी वजह से अपनी इकलौती बेटी को खोने वाले माता पिता को ऐसा नुकसान पहुंचा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। डेमोक्रेसी में ये अकल्पनीय है। इसके अलावा कोर्ट ने मीडिया कंडक्ट पर कहा, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि मीडिया क्या कह रहा है। अगर किसी मामले में हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं तो मीडिया दिन रात उनकी ही कवरेज दिखाता है। मीडिया को समझ लेना चाहिए कि इस तरह वो न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर सकते, और जितना दोष मीडिया का था उतना या उससे ज्यादा दोष पुलिस और सीबीआई का भी था, क्योंकि उन्होंने ही अपना काम अच्छे से किया होता तो क्यों ही इतना बज़ क्रिएट होता और शायद असल हत्यारा भी आज जेल में होता। राम प्रकाश, कभी कभी सोचता हूँ तो मन उदास हो जाता है कि अपनी इकलौती बेटी को खोने वाले माँ बाप की जिंदगी अब कैसी होगी। शीना बोरा मर्डर, मीडिया ट्रायल्स की भीषण मार झेलने वाला कल्ट केस। एक लड़की की डेड बॉडी मिली। कुछ समय बाद पता चल पाया कि लड़की शीना बोरा है। शुरुआत से ही इस लेवल का मीडिया ट्रायल चलाया गया कि कोई क्लू मिलने में ही 3 साल लग गए। इससे ज्यादा सरप्राइजिंग ये था कि मर्डर का चार्ज शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी पर लगा, और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये था कि इंद्राणी ने पुलिस के सामने ये कहा कि शीना उसकी बहन है, यानी अपनी ही बेटी को अपनी बहन बताया। मुंबई के एक पुलिस अधिकारी ने खुद हाई कोर्ट जाकर
ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में हो रहे मीडिया ट्रायल्स पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया ही मामले की जांच कर रही है। मीडिया ने खुद से ही अपराधियों के लिए सजा भी तय कर दी है। मीडिया को हर दिन ट्रायल चलाने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। न्यूज चैनल्स, पुलिस, वकील और जज का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर जैसे ही बस कम हुआ, मीडिया ने एक नए एंगल से स्टोरी का सेंसेटाइजेशन किया। मीडिया ट्रायल्स में इन बातों को इग्नोर किया गया कि रिपोर्ट में क्या है, अदालत ने क्या कहा, दोषी कौन है। मीडिया ने पूरा फोकस इंद्राणी मुखर्जी की पर्सनल लाइफ पर किया। इंद्राणी मुखर्जी की जिंदगी से जुड़े ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स पर बात हुई जिनका घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। कुछ ऐसी हेडिंग्स के साथ खबरें बेची गईं। इंद्राणी मुखर्जी के बाल कैसे काले हुए? नो अबाउट इंद्राणीज मैरिड एंड प्रोफेशनल लाइफ। अरे नहीं जानना इंद्राणी मुखर्जी की मैरिड लाइफ के बारे में? आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, नॉट इंटरेस्टेड। राम प्रकाश, चुल्लू भर पानी दूं क्या? बाल कैसे काले हुए बताने वालों को क्या कह रहे हो? 2 चुल्लू दूं? मैरिड लाइफ के बारे में बताने वालों के लिए भी चाहिए। एक और केस था जिस पर मीडिया ट्रायल्स लंबे समय तक चले, भीमा कोरेगांव। यहाँ भी एक बात क्लियर कर लेते हैं। हमारा मुद्दा यह नहीं है कि कौन कितना सही है या कितना गलत। सवाल केवल मीडिया की भूमिका पर है। इस मामले में कुछ समझा जाए या नहीं, पर हाईकोर्ट की एक बात जरूर पढ़ी और समझी जानी चाहिए। स्पेशली इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट के एक स्टेटमेंट से पूरे केस में मीडिया का रोल समझा जा सकता है। कोर्ट ने कहा था, जिस तरह स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव आर्म ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज किया, उससे पहले तो इन्वेस्टिगेशन की न्यूट्रलिटी पर असर पड़ा और फिर पब्लिक ओपिनियन पर। अक्टूबर 1994 में केरल पुलिस ने एक मालदीव की महिला को गिरफ्तार किया। नाम था मरियम रशीदा। अरेस्ट किए जाने की वजह यह थी कि मरियम वीजा एक्सपायर होने पर भी भारत में रुकी थी। यहाँ एक पेश था। ऐसे एंगल खबरों में बेचे नहीं जा सकते। फिर इस केस को देश के सबसे बड़े सेक्स स्पाई स्कैंडल की तरह पेश किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एरोस्पेस इंजीनियर नाम्बी नारायण पर जासूसी का आरोप लगा। कहा गया कि वो मरियम रशीदा और फौजिया हसन के साथ डिफेंस सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। केरल पुलिस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन देखकर एक बात साफ थी कि पुलिस ने हर स्टेप से पहले मीडिया रिपोर्ट्स का पूरा ध्यान रखा था। केरल के लोकल अखबारों में भी मरियम और फौजिया के जासूसी के ग्लैमर का एंगल खूब बिका। मीडिया ने ही अपनी भूमिका सही से निभाई होती तो शायद नाम्बी नारायण के हिस्से की परेशानियां कम हो सकती थी। कुछ सालों बाद सच सामने आया जब सीबीआई ने उन पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी नाम्बी को निर्दोष बताया था। बेशक इन सालों में उन्होंने जितना झेला वो शायद ही कोई महसूस कर पाए। 2019 में सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाल ही में उन पर फिल्म भी आई, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, जिसमें आर माधवन ने लीड रोल निभाया था। अब एक डॉक्टर की बात कर लेते हैं। एक हॉस्पिटल में 60 बच्चों की मौत हुई। वजह थी ऑक्सीजन और दवाओं की कमी। अगस्त 2017 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और करप्शन जैसे चार्जेस के तहत उस डॉक्टर को अरेस्ट किया गया। एक बार फिर मीडिया ट्रायल्स शुरू हुए और चलती जांच में अपराध और अपराधी दोनों तय कर दिए गए। 2019 में कोर्ट ने डॉक्टर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। साल के अंत में एक बार फिर उस डॉक्टर को अरेस्ट किया गया। चार्ज था एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और वजह थी सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि उस पब्लिक स्पीच में कई बातें प्रोवोकिंग थीं, पर एनएसए कोई नॉर्मल लॉ भी नहीं है। एक बार फिर कोर्ट ने डॉक्टर को इनोसेंट बताया। डॉक्टर का नाम था कफील खान। मीडिया ने गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक एक सूत्रीय एजेंडा चलाया। एंटी नेशनल डॉक्टर और देश का दुश्मन टाइप बातें कही गईं। असल में वो इंसान किसी क्राइम का हिस्सा नहीं था। मीडिया ट्रायल्स में उसे पहले ही क्रिमिनल बनाया जा चुका था। मीडिया ट्रायल्स का एक और बुरा पहलू है जहां विक्टिम की पहचान पब्लिक कर दी जाती है। ऐसा ही एक मामला है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर 2 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था, ऐसे केस में हर आर्गुमेंट मोरालिटी और महिलाओं के सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। आईपीसी के सेक्शन 228A के तहत विक्टिम की पहचान जानी जा सकती है।
इस सेक्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि नाम छुपाया जाना चाहिए, बल्कि किसी भी तरह विक्टिम की पहचान भी नहीं होनी चाहिए। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया, किसी के पास विक्टिम का नाम छापने का अधिकार नहीं है। ऐसी किसी जानकारी पर भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे विक्टिम की पहचान सार्वजनिक हो। ऐसे आई ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद भी कई किस्से हुए जहां विक्टिम का नाम और तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया। अरे राम प्रकाश, एक्सक्लूसिव नाम की कोई चीज़ होती है, ब्रेकिंग का प्रेशर होता है, चार्ट्स में टॉप पर रहना है, व्यूज़ और क्लिक्स का सवाल है, नाम नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन मीडिया ट्रायल्स का एक अच्छा पहलू भी है। मिसाल के लिए दिल्ली का निर्भया केस। इस केस में और भी कई बड़े फैक्टर्स थे, पर कोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट के सफर में मीडिया ट्रायल के रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता है। निठारी कांड और जसिका लाल मामले में भी मीडिया का रोल क्रूशियल था। मीडिया ट्रायल से हुए बेहतर नतीजों का एक और उदाहरण है प्रियदर्शनी मट्टू केस। दिल्ली में अपने अंकल के यहाँ रहकर वकालत की पढ़ाई करने वाली 25 साल की लड़की, जिसकी हत्या उसे पसंद करने वाले सीनियर संतोष ने की थी। इस केस में ऐसा बहुत कुछ था जो पुलिस और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए बड़ा सेटबैक था, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ी गई और मीडिया ने अपने हिस्से की पूरी जिम्मेदारी निभाई। मीडिया ट्रायल्स डेमोक्रेसी का अहम हिस्सा हैं। मीडिया को एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस से होने वाले नुकसान का साफ मतलब है डेमोक्रेसी का नुकसान। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा ही था, Strength of democracy depends upon the strength of each pillar and the way pillars complement with each other. That is more important. They should complement with each other. Any shaky pillar weakens the democratic structure. पिछले कुछ सालों में मीडिया ट्रायल्स ने 3 यूनिट्स को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। पहला एक्यूज्ड, दूसरा विटनेस और तीसरा, सुनने में अजीब लग सकता है, पर कोर्ट और जज। मीडिया ट्रायल्स के लिए ही कंगारू कोर्ट जैसी टर्मिनोलॉजी दी गई है। कुछ लोगों की ऐसी अनऑफिशियल कोर्ट जिसमें सबूत के बिना ही सुनवाई शुरू कर दी जाती है और यह अदालत से पहले ही फैसले सुनाकर सजा तय कर देते हैं। ऐसी कोर्ट के लिए कंगारू शब्द का इस्तेमाल क्यों होता है, इसे लेकर भी कई तरह की थ्योरीज हैं। जिस तरह लोग अक्सर एक बुरे जुडिशियल सिस्टम की कीमत चुकाते हैं, वैसे ही मीडिया ट्रायल्स की कीमत भी चुका रहे हैं। ऐसे न जाने कितने मीडिया ट्रायल्स हैं जिनके बाद एक इंसान की जिंदगी पहले जैसी नहीं रह जाती। एक लोकतांत्रिक देश में अगर मीडिया ट्रायल का लेवरेज मिलता है तो उसका उपयोग जिंदगी सुधारने के लिए होना चाहिए, न कि जिंदगी बदल कर रख देने के लिए। और ये बात समझने के लिए उतनी कठिन भी नहीं है। ऐसे में 2 विकल्प बचते हैं, मीडिया खुद अपने लिए कायदे तय करे या स्टेट की मदद से ऐसा हो। स्टोरी के एंगल से पहले एक बार ह्यूमन एंगल भी देखा जाना चाहिए।